अभी तक हमने समझा था कि हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंट्रीज को या स्टेट्स को कंपेयर करते हैं आपस में, ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा कम डेवलप्ड है। यहाँ पर मैंने हरियाणा और केरला, जो कि अब केरलम बन चुका है, इंडिया के दो स्टेट्स को कंपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये जो फिगर है, ये जो डेटा है, मैंने आपकी एनसीईआरटी से लिया है। तो अगर हम यहाँ देखें, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3.25 लाख रुपीस है, ठीक है, 3,25,000 रुपए। वहीं केरलम की पर कैपिटा इनकम 2.8 लाख रुपीस है, यानी 2,80,000 रुपए। आप देख के ही बता सकते हैं कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों स्टेट्स में से कौन ज्यादा डेवलप्ड है, तो आप प्रोबेबली कहेंगे कि मैम हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड है और केरला इतना डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच में काफी सिग्निफिकेंट पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस है। पर अब आप मुझे ये बात बताइए कि क्या मनी सब कुछ है? मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, राइट? तो अगर हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, हेल्थ हमारी अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है। आप सोच कर देखिए, आपके पास बहुत सारा पैसा हो पर आपके पास हेल्दी लिविंग कंडीशंस ना हो, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ बहुत कीचड़ हो, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो, या फिर बहुत पैसे वाला कोई इंसान हो लेकिन वो पढ़ा लिखा ना हो, अगर उससे कहा जाए कि आप अपना नाम लिख के दिखाइए तो वो उतना भी कर नहीं सकता। तो इसी तरीके से कोई एक ऐसी कंट्री जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन लिटरेट नहीं होगी और जहाँ बहुत सारे अनहेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे, तो हम उस कंट्री को सही मायने में डेवलप्ड कंट्री नहीं कह सकते। इसीलिए ये 3 क्राइटेरियाज और दिए हुए हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है, जो कि हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये हमें डेवलपमेंट का थोड़ा और बेटर पिक्चर हमें दे सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं IMR को, जिसका फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसको हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा। इन्फेंट का मतलब आपको पता होगा बेबीज, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना एकदम, उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब डेथ से रिलेटेड होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा इमोर्टेलिटी या इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब क्या होता है, वो जो अमर हो। ऐसे ही मोर्टल उसका ऑपोजिट वर्ड है जिसका मतलब डेथ होता है। तो मोर्टल वो लोग होते हैं जो मर जाते हैं। तो ह्यूमंस को हम कहते हैं कि ह्यूमंस आर मोर्टल्स, हम अमर नहीं है, हम मर सकते हैं। तो मोर्टेलिटी इज रिलेटेड विथ डेथ, ठीक है। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई ना, तो ये जो डेफिनेशन है इसको याद करना और भी इजी हो जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इट रिफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1। मतलब वो बच्चे जो 1 साल की उम्र भी कंप्लीट नहीं कर पाते और उससे पहले मर जाते हैं। 1 साल से पहले के बच्चे मतलब कोई भी बच्चा जो कुछ मंथ्स का हो, जैसे मान लो एक बच्चा 5.5 मंथ्स का है, कोई 1 मंथ का है, कोई 11 मंथ्स का है। तो इस तरीके के अगर आप एज ग्रुप को ले लो, जो 1 साल से कम की एज कंप्लीट किए बिना जो बच्चे मर जाते हैं, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ किसका प्रोपोर्शन देखते हैं, 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न दैट ईयर। तो अगर एक एरिया में किसी साल 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से 22 चिल्ड्रन या 22 इन्फेंट्स डाई बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1, ठीक है, तो वहां का हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना बताएंगे, 22। और एक और एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे कहीं पर 4000 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, और वहां पर 80 किड्स डाई बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1, तो इन वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा। देखो, 4000 में 80 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, तो 1000 की प्रोपोर्शन में अगर हम यही फिगर निकालें तो वो होगा 20, ठीक है। तो वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 80 नहीं होगा, ये तो टोटल है, हमें 1000 के प्रोपोर्शन में देखना है, तो वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 20 होगा। आपको ये कैलकुलेशन कहीं पर करनी नहीं है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है क्योंकि ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस डेफिनेशन को फिर से एक बार देखना, यहाँ पर एक वर्ड आता है लाइव, ठीक है, 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न दैट ईयर। अब यहाँ पे लाइव वर्ड क्यों दिया है, लाइव का मतलब क्या है। देखो, कुछ बर्थ ऐसी होती हैं जो कि जिसमें जो बच्चे पैदा होते हैं
वो मरे हुए ही पैदा होते हैं, उन्हें स्टिल बर्थ कहते हैं। मतलब बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो वो मरे हुए ही बॉर्न होते हैं। उसके ऑपोजिट में लाइव बर्थ वो होती हैं जो बच्चे नॉर्मली पैदा होते हैं और जिंदा पैदा होते हैं। तो हम स्टिल बर्थ्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते, हम उन्हीं बच्चों को इंक्लूड करते हैं जो पैदा हुए जब तब वो जिंदा थे, लेकिन 1 साल की एज को कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो गई। सेकंड है लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। ठीक है, तो एक एरिया में या एक कंट्री है या स्टेट है या कोई रीजन है, वहां पे 7 साल के और उससे अबव जो एज है, मतलब 7 साल के लोग या उससे बड़े लोग, एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो उनमें से पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। लिटरेट पॉपुलेशन कौन सी, जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो पॉपुलेशन जितनी होती है हम उसे वहां का लिटरेसी रेट कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी एरिया में अगर 80 लोग रहते हैं, उसमें से, और हाँ ये 80 लोग वो हैं जो 7 एंड अबव में हैं। ठीक है, हम 7 साल से छोटे बच्चों को कंसिडर नहीं करते। तो 7 एंड अबव एज ग्रुप के कहीं मान लो एक जगह पर 80 लोग हैं, उसमें से जो 20 लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो वहां का लिटरेसी रेट क्या होगा, 20/80 इंटू 100। इसको परसेंट में कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 25%। तो हम वहां कहेंगे कि 25% वहां की लिटरेसी रेट है, 25% लोग इस रीजन में पढ़े लिखे हैं, उतनी पॉपुलेशन लिटरेट है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि 7 एंड अबव एज ग्रुप को ही कंसिडर करते हैं। तीसरी चीज है नेट अटेंडेंस रेशियो। जो आपके बुक में दिया है वो फिगर 15 से लेके 17 ईयर्स के किड्स के लिए दिया है, वैसे हम किसी भी एज के किड्स के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, नेट अटेंडेंस रेशियो का क्या मतलब है। अटेंडेंस से आप समझ रहे हो, अटेंडेंस मतलब यहाँ किस चीज की अटेंडेंस की बात की जा रही है, स्कूल अटेंडेंस की बात की जा रही है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप। जैसे अगर 15 से 17 साल के बच्चे जो हैं, मानो एक कंट्री में 15 से 17 साल के जितने भी बच्चे हैं, मानो 1000 बच्चे हैं या 100 मान लेते हैं, चलो 100 किड्स हैं, उसमें से 75 किड्स हैं वो स्कूल अटेंड करते हैं, वो स्कूल जाते हैं। और ये याद रखना हम इसी एज ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 15 से 17 साल के बच्चे टोटल 100 है, उसमें से 75 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वहां का नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल कितना है, 75। तो इसका नेट अटेंडेंस रेशियो हो जाएगा 75, मतलब हर 100 बच्चे में से 75 किड्स स्कूल अटेंड करते हैं। अब हमने ये देख लिया कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम करेंगे इन दोनों स्टेट्स को इन तीनों क्राइटेरियाज पर कंपेयर। ये डेटा भी मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही यहाँ पर लिखा है। अब हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। जब हमने पर कैपिटा इनकम को कंपेयर किया था तो हमें ये पता चला था कि हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है इस क्राइटेरिया के बेसिस पे। लेकिन अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर के बेसिस पर क्राइटेरिया पर हम कंपेयर करते हैं। देखो, केरलम में केवल ये फिगर 6 है, यानी कि 1000 चिल्ड्रन जो वहां पे बॉर्न होते हैं उनमें से केवल 6 बच्चे हैं जो अपनी एज 1 साल की कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। वहीं पर ये फिगर हरियाणा में 28 है। इससे आप क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि केरला की हेल्थ फैसिलिटीज जो कि न्यू बॉर्न बेबीज को लेकर अवेलेबल हैं वो केरला में काफी अच्छी हैं, इसीलिए वहां पे डेथ कम है। और हरियाणा में जस्ट तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। ठीक है, यानी हरियाणा की हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है। अब लिटरेसी रेट देखें तो उसमें भी केरला हरियाणा से आगे है। हरियाणा में केवल 82% लोग हैं जो लिटरेट हैं और केरला में 94% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कि लिटरेट है। नेट अटेंडेंस रेशियो देखें तो हर 100 में से 73 बच्चे हरियाणा में स्कूल जाते हैं, वही फिगर केरला में 94 है। ठीक है, यानी हर 100 किड्स में से 94 किड्स आर एबल टू अटेंड स्कूल। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें यह समझ में आता है कि भले ही हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरलम से ज्यादा है, लेकिन अगर इन वाले क्राइटेरियाज पे देखा जाए, ये वाला क्राइटेरिया हेल्थ से रिलेटेड है और ये दोनों जो क्राइटेरियाज हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो हेल्थ और एजुकेशन के क्राइटेरिया में केरलम इज बेटर। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं दैट केरलम इज मोर डेवलप्ड देन हरियाणा। अभी केवल मेरी बात सुनना और बोर्ड को मत देखना। ठीक है, ये जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज, इसी के बारे में है
पर आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। क्या आप अपने लिए एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इंश्योर कर सकते हो, भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा हो? जैसे कि दिल्ली में जो लोग हैं, काफ़ी वेल्दी लोग भी रहते हैं, पर क्या वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इंश्योर कर सकते हैं? या फिर एक और एग्जाम्पल लेके देखिए, क्या आप अपने लिए सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं? अगर आपके पास बहुत पैसा है भी, तो भी क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आप हमेशा डिसीज फ्री रहेंगी? ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कम्युनिटी मिलकर वो कदम ना उठाए जिससे आप ये सब चीज़ें इंश्योर कर सकें, राइट? जैसे कि हेल्थ जैसी जो चीज़ है, वो जब कम्युनिटी आपस में इंश्योर करेगी कि हम साफ सफाई रखेंगे, हम ऐसे स्टेप्स लेंगे, तभी आप एक हेल्दी लाइफ को इंश्योर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने लिए नहीं बना सकते, जैसे कि रोड्स। क्या आप अपने लिए एक पूरी रोड बना सकते हैं? मान लीजिए आपने अपने लिए एक रोड बना भी ली, तो आप कहाँ तक अपने लिए रोड बनाएंगे? क्या आप अपने लिए प्राइवेट एयरपोर्ट बना सकते हैं? मतलब कुछ लोग शायद बना सकते हो, पर हर कोई नहीं बना सकता। क्या आप अपने लिए एक अलग से हॉस्पिटल बना सकते हैं? क्या आप अपने लिए एक पूरा, अपने लिए केवल अकेले के लिए प्राइवेट स्कूल बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो हम अपने आप को प्रोवाइड नहीं कराते, वो गवर्नमेंट हम सबको, पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को प्रोवाइड कराती है। उसे ही पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज वो सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सारे सिटीजन्स के लिए, अपने सारे लोगों के लिए। जैसे रोड्स, ये सब एग्जाम्पल है। रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अब कोई पूरा एक इंसान तो अपने लिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। और क्या हो गया, क्लीन वाटर सप्लाई हो गई। ये सब कहाँ से आता है? ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बाकी आपने वो भी देखा होगा कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, वो उसका एक गाड़ी आती है और जगह जगह से, घर घर से वो कूड़ा उठाती है। वो गाना भी काफी आपने सुना होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? वो कौन सी फैसिलिटीज है? वो पब्लिक फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो किस तरीके की सर्विस हो गई? वो क्लीनिंग सर्विसेज में आ गई, राइट। तो ये होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज। इसको समझना बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये एक रिपोर्ट है जो कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको पब्लिश करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये करती क्या है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करती है, ठीक है। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें ये कंपेयर करती है। किस किस बेसिस पर? उनकी एजुकेशन लेवल्स पर। मतलब उस कंट्री में एजुकेशन का लेवल क्या है, वहाँ लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्थ स्टेटस वहाँ का क्या है, वहाँ के लोग हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, और पर कैपिटा इनकम, वो तो मैंने आपको बताया ही। आप इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है लोगों को, मतलब कंट्रीज को कंपेयर करने का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI कैलकुलेट करती है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक तरीके का आप इसे स्कोर मान के चलिए, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे कि कंट्रीज को स्कोर देती है, और फिर जो कंट्री सबसे ज़्यादा स्कोर करती है वो सबसे हाई रखी जाती है, फिर सेकंड बेस्ट, फिर थर्ड बेस्ट, फिर फोर्थ बेस्ट, ऐसे ऐसे कर करके कंट्रीज की रैंक डिसाइड की जाती है। तो इसमें 3 क्राइटेरियाज को कंसिडर किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जिससे हेल्थ स्टेटस किसी कंट्री का मालूम पड़ता है। मैंने 3 चीजें बताई थी ना जिसके बेसिस पर कंपैरिजन होता है। एक होता है हेल्थ स्टेटस, एक होता है एजुकेशन, और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। तो हेल्थ स्टेटस के लिए जो ये क्राइटेरिया देखते हैं वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ। मतलब जब कोई एक इंसान पैदा होता है तो कितनी एक्सपेक्टेड एज तक वो जिएगा, वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया का जो एवरेज पर्सन है वो 70 ईयर्स तक जीता है, तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हुई? 70 ईयर्स। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन का मतलब होता है एवरेज, मतलब वहां के लोगों ने एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी की है, कितने साल तक लोग वहां स्कूल गए हैं। जैसे कोई अगर देश होगा जहाँ पे लोग कम पढ़ते होंगे, मान लो 8th क्लास तक, 10th क्लास तक, या केवल 12th क्लास तक, या और भी कम, तो वहां पे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कम होंगे। तो इसका मतलब क्या है? वहां का डेवलपमेंट कम है। तो इससे हम वहां का एजुकेशन का जो
स्टेटस है वो हम देख सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होगी उतना ही बेटर होगा, तो इसके बेसिस पे हम स्कोर देते हैं। फिर होता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इसका मतलब वही है जो नेशनल इनकम वहाँ की आई, ग्रॉस मतलब टोटल, जो नेशनल इनकम वहाँ की आई उसको आप पर कैपिटा डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, तो फिर हम उसके बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं। तो HDI जो रैंक है वो सारी कंट्रीज को दी जाती है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट बेस्ट, सेकेंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, ऐसे ऐसे करके सबको रैंक दी जाती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है और कौन सी कंट्रीज हैं जो हमसे बेटर परफॉर्म कर रही हैं और कौन सी कंट्रीज हैं जो बेकार परफॉर्म कर रही हैं। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर की वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि रिसोर्सेज की हेल्प से ही डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के लिए हमें नई रोड्स, नई इंडस्ट्रीज, नए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये सब क्रिएट करने होंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज मोस्टली, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो हमें नेचर से मिलती हैं। तो रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं, वो खत्म नहीं होते, वो बार बार नए आ जाते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, तो हर दिन सूरज निकलता है तो हम हर दिन नई सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में एक फिक्स स्टॉक में है, अगर एक बार वो खत्म हो गए तो वो खत्म हो गए। जैसे कि कोल है, कोल का एक फिक्स स्टॉक नेचर में है, एक बार वो खत्म हो गया तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको रिन्यू करने के लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रुकना पड़ेगा। तो वो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब जैसे ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन के नीचे जो पानी होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो वो जैसे जब जब रेन होती है वो रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर हम अपनी घरों में मोटर लगी होती है या हैंड पंप्स होते हैं या और भी तरीकों से हम ग्राउंड वाटर को मतलब ऊपर की तरफ खींचते हैं और पानी को यूज करते हैं। लेकिन जब जब वो रेन होती है तो ग्राउंड वाटर फिर से रिप्लेनिश हो जाता है, फिर से फिलअप हो जाता है, तो हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम में हुआ क्या है कि एग्रीकल्चर की वजह से और पॉपुलेशन का जो प्रेशर आया है उसकी वजह से लोगों को पानी की इतनी ज़रूरत पड़ने लगी है कि हम उसका ओवर यूज करने लगे हैं। तो ग्राउंड वाटर हम यूज इतना ज़्यादा कर रहे हैं जितना कि वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा, समझ रहे हो। यूज हम इतना कर रहे हैं और रेन उसको इतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं कर पा रही, तो ये ग्राउंड वाटर भी अब कम होने लगा है और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इसी तरीके से क्रूड ऑयल जो कि नेचर में एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है, जिससे क्रूड ऑयल से क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैसलीन जो आप यूज करते हो उस टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए। क्योंकि पेट्रोल तो भाई सबको ही चाहिए, अपने काम पर जाने के लिए ही चाहिए, और भी चीज़ों में इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये खत्म हो गया तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो हमें ज़रूरत है सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने की, हमें इंश्योर करना है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन इस तरीके से करें, इतना केयरफुली करें कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचे रहें ताकि वो भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। क्योंकि अगर हम सारा क्रूड ऑयल, ये सारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम ही खत्म कर देंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यानी केयरफुल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 आपने देखा ही होगा, उस प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। और अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा है और आपको समझ में आया है तो मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे 2 स्टेप्स बताओ या 2 तरीके बताओ जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल लेवल के स्टेप्स बता सकते हो। जैसे मैं अपनी तरफ से अगर आपको एक स्टेप बताऊं तो वो है इलेक्ट्रिसिटी को मिनिमल यूज करना। मतलब जब भी आप देखो कि लाइट्स बहुत ज़्यादा ऑन है कहीं पर तो आप उनको स्विच ऑफ कर दो ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करें। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। दूसरे एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि आप बाइक्स, स्कूटीज या कार्स को यूज करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें या बाईसाइकिल को प्रेफर करें। तो हम ऐसे इंडिविजुअल स्टेप्स लेके सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और भी ऐसे 2 स्टेप्स आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोज विथ योर friends and other people you know. Thank you.